नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। इकोनॉमिकम के ताजा संस्करण में आपका स्वागत है। इकोनॉमिकम की यात्रा आज के अर्थात से शुरू होगी, लेकिन आज का अर्थात का जो विषय है वो बेहद खास है। वो विषय है रोजगार बाजार। रोजगार की बात होगी, नौकरी की बात होगी, रोजगार बाजार की बनती उभरती एक नई तस्वीर की बात होगी। लेकिन अर्थात पर चर्चा शुरू करूं उससे पहले आपको बता दूं कि इकोनॉमिकम आगे कैसे बढ़ेगा। सबसे पहले होगा अर्थात, उसके बाद आपके सवाल, अंशुमान जी के जवाब, इसके बाद आपके इनकम की बात, आपकी इनकम से जुड़ी एक ऐसी बात जो आपको जाननी समझनी बहुत ज़रूरी है। और चलते चलते अंशुमान जी से पूछेंगे कि इतिहास के कौन से पन्ने का कौन सा किस्सा आपने पिरोया है किस्सों के सिक्के में। इन सब की बात शुरू करें उससे पहले मनी 9 के एडिटर मेरे साथ इस समय स्टूडियो में अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। इस बार का जो विषय है अर्थात का वो बड़ा रोचक है, बड़ा समझ में आता है सर कि रोजगार की बात हो रही है, नौकरी की बात हो रही है। क्या है आज के अर्थात का मजमून, थोड़ा सा बताइए। शुभम, आज का अर्थात में हम आपको वो रहस्य बताने जा रहे हैं रोजगार के बाजार का जो शायद आप सबसे बेसब्री और बेचैनी से जानना चाहते हैं कि भारत के रोजगार बाजार की वो वास्तविकता जो अग्निवीर से लेकर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज तक जुड़ी हुई है। भारतीय रोजगार बाजार का ये सबसे छुपाया गया सच है, ये वास्तविकता है जिसे हर उस व्यक्ति के लिए जानना ज़रूरी है जो भारत में रोजगार की तलाश कर रहा है, अपनी नौकरियों में ग्रोथ तलाश रहा है। और हो क्या रहा है वास्तविक तौर पर, क्यों हमारे भारत में नौकरियों के, रोजगारों के बाजार की तस्वीर में ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट आया है, ढांचागत बदलाव है। यानी आप ये मान सकते हैं कि 10-12 साल पहले भारत के नौकरियों के बाजार को आप जैसे देखते थे, उसे इस इकोनॉमिकम को या इस अर्थात को देखने के बाद आपको उसे देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब वो सब कुछ नहीं हो रहा है इस बाजार में जिसकी उम्मीद आप इस रोजगार बाजार में करते थे। बिल्कुल, तो आज से 10 साल पहले रोजगार के बाजार में जो हो रहा था वो अब नहीं हो रहा है। और जैसा अंशुमान जी ने कहा कि आप अपनी ग्रोथ की, अपनी नौकरी बदलने की, अपने मौजूदा रोजगार की रोशनी में अगर आप इस अर्थात को देखेंगे, इस इकोनॉमिकम को देखेंगे, तो एक नई दृष्टि लेकर जाएंगे और नई समझ लेकर जाएंगे भारत के रोजगार बाजार पर। चलिए शुरू करें अर्थात। उससे पहले आपको याद दिला दें कि अगर आपने अब तक मनी 9 का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये साप्ताहिक प्रोग्राम इकोनॉमिकम आपको 11:15 बजे मिलता है यहाँ यूट्यूब पर, जहाँ आप देख रहे हैं। लेकिन इससे 1 घंटा पहले, कुछ समय पहले आपको ये प्रोग्राम मनी 9 के मोबाइल ऐप पर मिल जाता है। तो एक्सक्लूसिव प्रोग्राम देखने के लिए, एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने के लिए अपने मोबाइल में जगह दीजिए मनी 9 के ऐप को। सर, आप शुरुआत अर्थात की कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि रोजगार बाजार में इस समय एक आयरनी, एक विडंबना गुजर रही है, हो रही है, घट रही है। ऐसा क्यों? थिएटर और साहित्य पढ़ने वाले लोगों को सोफोक्लिस और शेक्सपियर के नाटक जब पढ़ाए जाते हैं तो उन्हें आयरनी और विडंबना पढ़ाई जाती है, आयरनी पढ़ाई जाती है। आयरनी होती क्या है? मतलब ऐसे समझें आप, जैसे कि कोई पर्सन सड़क पार कर रहा है और वो एक तेज़ रफ्तार कार से बचने के लिए छलांग लगाए, और जब छलांग लगाकर उस तरफ पहुँचे तो वो जाकर पेड़ से टकरा जाए। या लगभग ऐसा हो कि जिस घायल को लेने के लिए एम्बुलेंस आई है वो एम्बुलेंस उसी घायल को टक्कर मार दे। ये कुछ इस तरीके की आयरनी या विडंबना है जो भारत के रोजगार बाजार में दिखाई दे रही है। भारत के युवा, बहुत सारे लोग जो रोजगार बाजार से बाहर निकल चुके हैं, रोजगार बाजार में नहीं हैं, या जो रोजगारों पर चर्चा करते समय रिटायर हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वो इस आयरनी को, इस विडंबना को उस शिद्दत के साथ महसूस नहीं कर सकते जिस शिद्दत के साथ भारत के युवा, नौकरी मांगने वाले युवा या नौकरियों में पहुंचकर अपने ग्रोथ में, अपने रोजगार में बढ़ोतरी की संभावनाएं तलाशने वाले युवा मान रहे हैं। हो यह रहा है कि अच्छी और स्थायी नौकरियां भारत में न्यूनतम थी, और हमने इस पर एक इकोनॉमिकम किया है, जिस पर हम आपको कहेंगे कि इसको देखने के बाद आप उसे जरूर देखें कि अच्छी और स्थायी नौकरियों का संकट क्या है। वो इस आज के अर्थात की पूर्व पीठिका है, उसकी प्रस्तावना है, जिसमें कि आप जाने कि अच्छी नौकरियों की परिस्थिति क्या है। भारत में बड़े पैमाने पर अच्छी और स्थायी नौकरियां थी ही नहीं, ना तो निजी क्षेत्र में थी ना सरकारी क्षेत्र में थी। बहुत छोटा सा संगठित रोजगारों का हिस्सा था जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र देते थे। लेकिन अब सरकार में भी बड़े पैमाने पर स्थायी नौकरियों की भर्ती की आखिरी उम्मीदें बंद होती जा रही हैं। हमने संदर्भ के लिए सेना में अग्निवीर आएंगे, वो सेना की परिस्थिति को बेहतर करेंगे या सेना में सुधार आएगा, ये बहस इसके बिल्कुल अलग है। हम इसे सेना या रक्षा की बहस से आगे निकलकर रोजगारों के बाजार के नज़रिए से इस पूरी फैसले को देना चाहते हैं, जो फैसला सेना की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है, भारत के रोजगार बाजार की दृष्टि से ट्रांसफॉर्मेशनल है।
बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है और इसके बाद भारत के पूरे एम्प्लॉयमेंट परिदृश्य में एक खास किस्म का बड़ा परिवर्तन आएगा, जो भारत के रोजगार मांगने वाले युवाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगा। करीब 50% युवावादी वाला देश है। वो चाहता क्या है? वो चाहता है एक अदद अच्छी और स्थायी नौकरी, चाहे उसे सरकार में मिले या उसे निजी क्षेत्र में मिले। वो नौकरी अपनी क्षमता, अपनी काबिलियत, अपनी प्रतिभा, अपने ज्ञान के आधार पर चाहता है। लेकिन अब यहाँ भारत के रोजगार बाजार के दोनों हिस्से, प्राइवेट हिस्सा और सरकारी हिस्सा, पूरी तरह कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट्स के हवाले होने जा रहा है। यानी हम स्थायी नौकरियों से निकलकर नीतिगत तौर पर, निर्धारित नीतिगत तौर पर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट से अनुबंधित रोजगारों के दौर में प्रवेश कर चुके हैं या उस रास्ते पर चल चुके हैं, जहां अनुबंध कई तरीके के हैं। यहाँ बड़ी नौकरियां भी अनुबंधित हैं, पर अधिकांश व्यापार में, अधिकांश कारोबार में, अधिकांश रोजगार अब कॉन्ट्रेक्चुअल होने वाले हैं। और ये शिफ्ट बहुत महत्वपूर्ण है भारत की नौकरियों के लिए। हम इसकी यात्रा आपके साथ करेंगे और आपको बताएंगे कि शिफ्ट कहाँ से शुरू होता है और कहाँ कहाँ जा रहा है, ताकि आप ये समझ सकें कि अच्छी और स्थायी नौकरियों के दिन अब ख़त्म है। अब जो नौकरियाँ होंगी वो ठेके या अनुबंध पर ही होंगी शायद। सर, जब भी नौकरियों की बात होती है, चाहे वो स्थायी हो चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल हो, सबसे पहले बात आती है कि इकोनॉमी के फॉर्मलाइजेशन की। ये कहा जाता है कि बाजार अर्थव्यवस्था जितनी संगठित होगी, रोजगार उतने ही बढ़ेंगे। जीएसटी आने के बाद तो ये जो बहसें थी तमाम मंचों से की गई कि अब तो इकोनॉमी का फॉर्मलाइजेशन हो रहा है, संगठित हो रही है इकोनॉमी, क्या उनसे रोजगार नहीं बढ़े? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है शुभम, कि जीएसटी के साथ एक बड़ी चर्चा सरकारी बौद्धिक मंचों से और तमाम मंचों से उठी। जीएसटी लाना ज़रूरी है क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था असंगठित अर्थव्यवस्था है। इसे फॉर्मलाइज किया जाना चाहिए, उसे टैक्स के दायरे में लाना चाहिए, उसे रिटर्न भरने चाहिए, उसके कारोबार के बारे में सरकार को पता होना चाहिए। ये सारा तर्क इस बात पर दिया गया था शुभम कि इकोनॉमी फॉर्मलाइज होगी तो वहाँ रोजगार आएंगे। जीएसटी कारोबार में जो गंदगी है, अपारदर्शिता, उसे साफ करेगा, बड़ी बड़ी कंपनियां बनेंगी। बड़ी कंपनियां बनेंगी तो संगठित क्षेत्र बढ़ेगा, संगठित क्षेत्र बढ़ेगा तो अच्छी नौकरियां मिलेंगी, जहां आपको अच्छे वेतन भी मिलेंगे और आपके भविष्य की योजनाओं की दृष्टि से आपको पेंशन की, पीएफ की, ये सारी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध होंगी और एक अच्छे रोजगारों का परिदृश्य भारत में होगा। और एक कहा गया था कि कामगारों के, जो काम करने वाले लोग हैं, उनके हित सुरक्षित होंगे। बताया जाता था कि बड़े प्रतिष्ठान और बड़ी कंपनियां अच्छी नौकरियां, स्थायी नौकरियां देती, लेकिन अब आप इसको पलटकर रोजगारों के बाजार को देखें और यहां से करीब से देखें, जो हम आंकड़े आपसे अभी डिस्कस करेंगे, आप बताएंगे कि अर्थव्यवस्था का फॉर्मलाइजेशन भले ही हो रहा हो, अर्थव्यवस्था का औपचारिकीकरण भले ही हो रहा हो, लेकिन रोजगार बाजार का इनफॉर्मलाइजेशन या अस्थायीकरण उससे ज्यादा कहीं तेज गति से हो रहा है। यानी अर्थव्यवस्था तो इसमें हो सकता है बड़ी कंपनियां उभर रही हों, लेकिन नौकरियों के बाजार में दो बड़े घटनाक्रम हमारे सामने उभरे हैं। वो घटनाक्रम हमारे लिए समझना ज़रूरी है। भारत के टोटल इंडस्ट्रियल सिनेरियो में शुभम कॉन्ट्रैक्ट या संविदा शब्द का इस्तेमाल सरकारी अनुबंधों में भी किया जाता है। उसे अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट, ठेका, संविदा, आप कोई भी शब्द कर सकते हैं। हम कॉन्ट्रैक्ट शब्द का भी इस्तेमाल बार बार करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट या संविदा पर रोजगारों में जोरदार बढ़ोतरी हुई। 2017-18 का एनुअल इंडस्ट्रियल सर्वे हमारे पास आधिकारिक सरकारी दस्तावेज है, जो हमें देश में औद्योगिक कंपनियों में रोजगारों की, कंपनियों में तनख्वाहों की, वेतनों की जानकारी देता है, जो सरकार की तरफ से जारी किया जाता है। कोविड से पहले आया यह सर्वे। कोविड के बाद तो रोजगारों के परिदृश्य में जैसे न्यूक्लियर विस्फोट जैसा हो गया, पूरा रोजगारों का परिदृश्य और भी ज़्यादा खराब हो गया। हमने इसे 2017-18 तक के आंकड़े इसलिए लिए कि तब तक ये माना जा रहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सब कुछ चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी, इकोनॉमी ठीक ग्रो कर रही थी, रिकॉर्ड ग्रोथ कही जा रही थी, भारत दुनिया की सबसे तेज दौड़ती अर्थव्यवस्था था। लेकिन ये तब तक के आंकड़े हैं जब सब कुछ ठीक था। कोविड के बाद आप बहुत सारा बेनिफिट ऑफ डाउट कोविड के कारण आई मंदी को रोजगार बाजार में दे सकते हैं, तो इसलिए हमने उस पक्ष को भी अलग रखा। हम उससे पहले की बात कर रहे हैं, 17-18 तक का। एनुअल इंडस्ट्रियल सर्वे ने बताया कि 2001 से 2018 के बीच भारत में कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स की ग्रोथ 243% थी। यानी 243% जॉब्स कॉन्ट्रेक्चुअल थे, ये बढ़ोतरी दिखाई दी। दूसरा महत्वपूर्ण आंकड़ा यहां हमारे लिए जानना जरूरी है कि 2020 से 2021 के बीच सरकार के भीतर कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या करीब 2 गुनी हो गई। ये बात सरकार ने खुद संसद को बताई। सर, तो क्या ये माना जाए कि ये जो जीएसटी आया उसके बाद से सारी उथल पुथल शुरू हुई या बात पुरानी है?
जीएसटी से पहले से शुरू हो चुकी है, बहुत पुरानी भी नहीं है, लेकिन जीएसटी को तो आए हुए 5 साल हुए हैं और जीएसटी ने बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। लेकिन भारतीय रोजगार बाजारों में शांतिपूर्ण ढंग से, काफ़ी अनोखे ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से स्थायी, और मैं प्राइवेट नौकरियों की अभी बात कर रहा हूँ, ये चर्चा सारी निजी संस्थानों में नौकरियों की है। सरकारी संस्थानों में हम इसके उत्तरार्ध में, अर्थात के उत्तरार्ध में चर्चा करेंगे कि वहाँ कॉन्ट्रैक्ट श्रमिकों की क्या स्थिति है और कैसी नौकरियाँ हैं। रोजगार बाजार में ये जो उथल पुथल शुरू हुई थी वो 91-92 के बाद से शुरू हुई थी। 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद कर्मचारियों ने उत्पादन क्षमताएं बढ़ाई, क्योंकि भारत में पूंजी आई थी, डिमांड बढ़ना शुरू हुई थी, और वो दौर था, जिन लोगों को उस समय का दौर याद होगा, तब भारत में स्टाफिंग कंपनियां आना शुरू हुई थी जो लेबर या कर्मचारियों की आपूर्ति करती थी अलग अलग स्तर पर। अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, हाईली स्किल्ड लेबर्स के लिए स्टाफिंग कंपनियां आई थी। इन्होंने पहली बार कंपनियों में, बड़ी कंपनियों में कॉन्ट्रैक्ट पर लोगों को प्लेसमेंट कराना और उन्हें रखना शुरू किया कि अनुबंध के आधार पर, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर उसमें रखा जाए। इसके प्रयोग गुपचुप रूप से प्रारंभ हुए, लेकिन उस समय श्रम कानून बहुत कठोर थे। कॉन्ट्रैक्ट पर श्रमिक रखने में तमाम दिक्कतें होती थी, कानूनों में बदलाव था। कॉन्ट्रैक्ट जो रेगुलर वर्कर थे उन पर कॉन्ट्रैक्ट श्रमिकों, उन्हें उनके लाभ जो उन्हें मिलते थे वो कॉन्ट्रैक्ट श्रमिकों को नहीं मिलते थे जो अनुबंध में आने वाले थे। अच्छा, श्रम इंस्पेक्टर, उस समय इंस्पेक्टर राज की ताकत से लैस थे, तो जहां ठेके पे श्रमिक या अनुबंध पर श्रमिक पाए जाते थे वहां कंपनियों और कर्मचारियों को बहुत सारे सवालों का, उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था। 2000 के दशक में सुप्रीम कोर्ट से कुछ फैसले आए अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग प्रावधानों में। इन प्रावधानों में, इन फैसलों के बाद कॉन्ट्रैक्ट पर, अनुबंध पर, सेवा योजन में या एम्प्लॉयमेंट में लोगों को नौकरियां देने में काफ़ी आसानी हो गई, क्योंकि तब तक इन्हें नियमित करने की शर्त ढीली पड़ने लगी थी। यानी आप कॉन्ट्रैक्ट पर अगर श्रमिक रखते थे तो अगर आपको रखना भी होता तो एक निर्धारित समय के बाद उसे रेगुलराइज करना होता था। एक बहुत बड़ी बहस थी नौकरियों में रेगुलराइज होने की पुरानी आज से 7-8 साल पहले कि मैं रेगुलराइज कब किया जाऊंगा। सरकारी कर्मचारियों को भी रेगुलराइजेशन की बहस होती थी, मुकदमे चलते थे कि रेगुलराइजेशन के मुकदमे कैसे हैं। तो जब ये कानूनों में बदलाव हुआ, सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले आए, तो उससे सेवा योजन की शर्तें इस तरह से आसान हुई कि रेगुलराइज करने की शर्त कम होती चली गई। कुछ राज्यों ने अपने कानून और उदार किए। अच्छे रोजगारों की जद्दोजहद काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि पहले से ही थी। किसी तरह से धीमे धीमे ठेके या अनुबंध पर काम करने की व्यवस्था स्थापित हो गई। एक तरह से ठेके पर अनुबंध की व्यवस्था आ गई। 2020 और 2021 में अभी सरकार ने लेबर कोड में बदलाव किया है, नए कानून जारी किए हैं जिन पर चर्चा राज्यों के साथ चल रही है, इम्प्लीमेंट होने वाले हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि कॉन्ट्रैक्ट श्रमिकों को लेकर सरकार ने नियम और ज़्यादा उदार कर दिए। ये नियम जो सबसे महत्वपूर्ण नियम है, जिस पर काफ़ी विवाद भी है, सवाल भी उठाए जा रहे हैं, वो ये है कि 300 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों को अपनी ज़रूरत के मुताबिक कर्मचारियों को निकालने और रखने की छूट दी गई है। पहले ये छूट केवल 100 कर्मचारियों की संख्या वाली कंपनियों तक थी, लेकिन अब 300 तक की संख्या तक है। 300 बहुत बड़ी संख्या है। क्यों बड़ी संख्या है, इस पर हम आगे अभी चर्चा करेंगे कि 300 तक के कर्मचारियों तक की कंपनियां जब चाहें तो उनको निकाल सकती हैं और हटा सकती हैं। तो ये है थोड़ा सा इतिहास जो जीएसटी से पहले का है कि कैसे भारत में स्थायी नौकरियों की जगह अनुबंधित नौकरियां आई। लेकिन हम यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले कि सारे अनुबंधित रोजगार कम वेतन वाले रोजगार नहीं थे। सारे अनुबंधित रोजगार कम सैलरीज के रोजगार नहीं थे, पर वो स्थायी भी नहीं थे। उसमें काफ़ी शक्ति कंपनी के पास या मालिक के पास थी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने की, खत्म करने की। हालांकि वेतन की दृष्टि से बाजार बेहतर हुआ था। सर, इस बात को ऐसे भी कहा जा सकता है कि जैसे जैसे नए कानून आते गए वैसे वैसे स्थायी रोजगार का दौर खत्म होता चला गया, सिकुड़ता चला गया। जैसे नए कानून आते गए, जैसे जैसे निवेश नया आता गया, वैसे वैसे स्थायी रोजगारों का जो बाजार था, जो परमानेंट जॉब्स का बाजार था, वो श्रिंक होता चला गया। अब जैसे भारत का जो प्राइवेट इंडस्ट्रियल सिनेरियो था, या भारत में जो निजी कंपनियों का पूरा परिदृश्य था, अगेन हम यहाँ पर 2017-18 के एनुअल इंडस्ट्रियल सर्वे के आंकड़े के आधार पर यह जानकारी आपको दे रहे हैं। 2004-5 के बाद इसमें काफ़ी तेज गिरावट आई, यानी जो परमानेंट जॉब्स का पूरा बाजार था वो 2004-5 के बाद बहुत तेज़ी से सिकुड़ना शुरू हुआ। लेकिन इसका पहला ठोस प्रमाण हमें 2017-18 के एनुअल इंडस्ट्रियल सर्वे में मिला। हम महसूस कर रहे थे, फील कर रहे थे, हम लोग जो उस समय इकोनॉमी कवर कर रहे थे, देख रहे थे कंपनियों में, फैक्ट्री में, हमें दिख रहा था कि अनुबंध पर बाकी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इसका प्रामाणिक जानकारी सरकार के 17-18 के एनुअल सर्वे ने दी। ये सर्वे सरकार की सबसे शीर्ष संस्था NSSO करती है, जो सरकार का सबसे बड़ा सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है। इस सर्वे ने
दो महत्वपूर्ण जानकारियां दी, और वो बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे लिए इस पूरी बहस में हैं, जिस बहस के केंद्र में सरकार में अस्थायी रूप से सेना में सैनिकों की भर्ती की पूरी बहस इसके पैरेलल चल रही है, जिन्हें अग्निवीर या अग्निपथ स्कीम आप कहते हैं, उनके संदर्भ में ये इन दो महत्वपूर्ण जानकारियों को हमारे लिए समझना जरूरी है। पहली बात एनुअल इंडस्ट्रियल सर्वे ने बताई वो भारत में फैक्ट्रियों की संख्या और उनकी साइज के बारे में थी। मैंने शुरुआत में संकेत किया था कि 300 और 100 कर्मचारियों वाली जो सीमा थी उसको हम इस संदर्भ में समझ सकते हैं। और दूसरी चीज इस सर्वे ने हमें यह बताई कि उन कंपनियों में जिन लोगों को रोजगार मिल रहा था उनकी क्या स्थिति थी, उनमें जो नियोजन था या उनमें जो एम्प्लॉयमेंट था उसकी परिस्थिति क्या थी। 2001-2 से 2017-18 के बीच भारत में फैक्ट्रियों की संख्या 85% बढ़ी, करीब करीब 2.37 लाख पर पहुंच गई, यानी फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ी क्योंकि नए प्रतिष्ठान बनना शुरू हुए। लेकिन सर्वे के जब भीतर उतरे हैं आप और उन आंकड़ों को देखने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि 2017-18 में 87% फैक्ट्रियां 100 कर्मचारियों से कम वाली थी। मतलब वो जो छूट थी अब ये चार्ट आपके सामने फैक्ट्रीज के नंबर्स का दिखाई दे रहा है जो एनुअल इंडस्ट्रियल सर्वे से निकलता है। तो ज़्यादातर कंपनियां वो थी जिनमें या फैक्ट्रियां या प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठान कहते हैं, उसमें अगर आप लेबर डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो वो 100 से कम कर्मचारियों वाली थी। लेकिन इन कर्मचारियों में इनमें कुल कामगार जो काम करने वाले लोग थे वो करीब 22% थे, यानी भारत की जो टोटल वर्कफोर्स थी इस दौरान 2001 से 2017-18 का जो सर्वे बताता है उस हिसाब से 22% हिस्सा इसमें काम कर रहा था। 20% श्रमिकों को, सबसे ज़्यादा 20% श्रमिकों को रोजगार देने वाला जो एक कैटेगरी थी, उन कर्मचारियों में 200 से 500 कर्मचारी काम कर रहे थे, यानी टोटल स्पेस में अगर 100 कंपनियां थी तो उसमें 20% कंपनियां ऐसी हैं जहां 200 से ऊपर कर्मचारी काम कर रहे थे। लेकिन टोटल फैक्ट्री में सबसे ज्यादा रोजगार वाली इकाइयों का हिस्सा 6% है, यानी कि अगर 100 सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाली जो इकाइयां हैं वो पूरे सिस्टम में 6%। नया लेबर कोड जो है वो 100 कर्मचारियों को अपने वाली कंपनियों से ज़्यादा इसे बढ़ाकर 300 पर ले जाता है, यानी 300 कर्मचारी तक नियोजित करने वाली कंपनियां अपनी सुविधा के हिसाब से कंपनियों की संख्या घटा सकती हैं। ये बात हो गई सर फैक्ट्रियों की संख्या के हिसाब से। अगर कामगारों की संख्या के नजरिए से देखें तो ये बाजार कैसा दिखता है? अब आते हैं हम कामगारों के आंकड़े पर। इस सर्वेक्षण ने हमें यह बताया कि 2001 से 2002 के बीच फैक्ट्रियों में कामगारों की संख्या भी 105% बढ़ी, यानी करीब 12.22 मिलियन, यानी 1.22 करोड़ से करोड़ हो गई बढ़कर, जो कि 105% बढ़ोतरी थी पिछली संख्या में, करीब 1.22 करोड़ कर्मचारी थे इसमें लेकिन जब इन आंकड़ों के भीतर हम देखें 105% की बढ़ोतरी बड़ी बढ़ोतरी थी, और तभी वो दौर हमें रोजगारों में अच्छी विकास दर का या वृद्धि दर का भी था एम्प्लॉयमेंट में। लेकिन हम करीब से देखें तो इस दौरान सबसे ज़्यादा 243% बढ़ोतरी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले श्रमिकों की हुई, यानी जो नई फैक्ट्रियां खुली, जिन नई फैक्ट्रियों में नया नियोजन आया उसमें अधिकांश नियोजन कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स का था, अनुबंध पर काम करने वालों का था। इनकी संख्या 13 लाख से बढ़ के 44 लाख हो गई इस दौरान जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर में काम कर रहे थे। और शुभम, कुल फैक्ट्री कामगारों में इनका हिस्सा 2001 में जो 21% था वो 2017-18 में 36% हो गया, यानी टोटल फैक्ट्री के कामगारों में 36% के आसपास कामगार 2017-18 तक कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पर ही काम कर रहे थे। बाद के वर्षों में ये संख्या और ज़्यादा बढ़ी है क्योंकि निवेश जिस तरह से बढ़ा है। सर्वे के पीरियड के दौरान एनुअल इंडस्ट्रियल सर्वे ने हमें यह भी बताया कि प्रति फैक्ट्री जो स्थायी और कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों का औसत है उसमें भी बड़ा बदलाव आया है इस सर्वेक्षण के दौरान। 2001-2 में करीब प्रति फैक्ट्री 36% कामगार सीधे रोजगार में थे और 10% कॉन्ट्रैक्ट के कामों में लगे हुए थे। 2017-18 में सीधे रोजगार वाले 32% पर आ गए और प्रति फैक्ट्री कामगार जो है वो 18 कामगार करीब कॉन्ट्रैक्ट वाले हो गए। ये डायरेक्ट और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का पर फैक्ट्री का असेसमेंट है जो आपको चार्ट में दिखाई दे रहा है। यानी अगर एक फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों में से पहले 10 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट के काम पर रखा जाता था तो उसकी जगह 18 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट के काम पर रखा जाने लगा। अशोक यूनिवर्सिटी का एक अध्ययन आया जो महत्वपूर्ण अध्ययन है, जिसका सेंटर फॉर डेटा एनालिसिस इकोनॉमिक डेटा एनालिसिस का अध्ययन है कि बेहद कठोर श्रम कानून थे, उसके बावजूद 2001 से 2018 के बीच फैक्ट्रियों में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों की
बढ़ोतरी या उनके नियोजन में या उनके एम्प्लॉयमेंट में बढ़ोतरी की दर स्थायी कामगारों से ज़्यादा रही। यानी अगर आप पूरा आंकड़ा पीछे से देखें, जो चार्ट में भी हम दिखाई दे रहा है, तो भारत के फैक्ट्री कामगारों में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को रखने की रफ्तार या उन्हें नियोजन देने की रफ्तार स्थायी कर्मचारियों को रखने की रफ्तार से काफ़ी ज़्यादा रही है। यानी श्रम कानून सख्त थे पर उसका कोई बहुत फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि एक बार कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ में आया तो उसे अपना लिया गया। सर, इनका वेतन मजदूरी का क्या हिसाब किताब था? ये तो संख्या आपने बताई। हाँ, ये भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि वेतन मजदूरी के संदर्भ में हमने शुरुआत में जैसे कहा कि सारे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट खराब नहीं है, बुरे नहीं हैं या उनमें आय कम नहीं है, लेकिन जब हम वेतन मजदूरी के आंकड़े का बड़ा पिक्चर, बड़ी तस्वीर देखते हैं, मैक्रो पिक्चर देखते हैं और उसमें आंकड़े समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता चलता है कि एनुअल इंडस्ट्रियल सर्वे ये भी बताता है 2002 से 2003 से 2016-17 के बीच कामगारों की जो वास्तविक औसत दैनिक कमाई है वो क्या रही, उसका आंकड़ा हमारे सामने आता है। जो एनुअल इंडस्ट्रियल सर्वे है वो बताता है कि 2011-12 का जो बेस ईयर है, बेस ईयर का मतलब 2011-12 की कीमतों के आधार पर यह गणना की गई है। 2002-03 में सीधे रोजगार पाने वाले लोग, जिन्हें सीधा एम्प्लॉयमेंट मिलता था, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलता था, उन्हें 162 रुपया प्रतिदिन मिलता था, प्रतिदिन की मजदूरी मिलती थी, जबकि कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोगों को प्रतिदिन 148 रुपए की मजदूरी मिलती थी। यानी ये गैप डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट या परमानेंट एम्प्लॉयमेंट वाले और कॉन्ट्रैक्ट वालों के बीच में ठीक ठाक अंतर उस समय भी था। 2002-03 में 162 और 148 का था। आप सीधे रोजगार वालों से 2017-18 में जब हमें नंबर दिखता है, आंकड़ा तो दिखता है कि कॉन्ट्रैक्ट वालों को करीब 275 रुपये प्रतिदिन मिल रहे थे और सीधे रोजगार वालों की पगार करीब 362 रुपये थी। यानी इनसे फर्क 2002-03 की तुलना में 2017-18 में और ज़्यादा बढ़ गया कि अनुबंध पर श्रमिकों की संख्या बढ़ी और उनको दिए जाने वाले वेतन में कमी आई। अगर आप ध्यान से देखें तो कॉन्ट्रैक्ट श्रमिकों को मिलने वाले वेतन या पगार उस रफ्तार से नहीं बढ़े जिस रफ्तार से बढ़ोतरी हमें स्थायी नौकरी वाले उनकी दिखी थी। और यही वो वजह है जिस वजह से कंपनियां धीमे धीमे स्थायी नौकरियों को घटाती चली गई और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की संख्या बढ़ाती चली गई, क्योंकि उन पर जो एक्सपेंडिचर था, बैलेंस शीट से जो लेबर का एक्सपेंडिचर था वो कम होता चला गया था। इसलिए 2020 में जब सरकार ने नियम बदले और नया लेबर कोड लेकर आया, जिस पर काफ़ी चर्चा हुई और काफ़ी बहस भी हुई, सराहना भी मिली, क्रिटिसिज्म भी हुआ, उस समय तक शुभम भारत के प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट नौकरियों की पूरी व्यवस्था में, खासतौर से इंडस्ट्रियल और सर्विसेज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट की तस्वीर तकरीबन पूरी तरह बदल गई थी। निचले और मध्यम स्तर के रोजगारों में से लेकर उच्च स्तर तक, बहुत हाई लेवल के जॉब्स, मतलब मैनेजमेंट और सीनियर एग्जीक्यूटिव के लेवल तक पर कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर, अनुबंध पर काम करने का स्ट्रक्चर पूरी तरह स्थापित हो चुका था, नीचे के कर्मचारियों से लेकर ऊपर तक। अब कॉन्ट्रैक्ट कामगारों में से कितनों को पीएफ और ग्रेच्युटी की सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये कंपनी पर निर्भर करता है। कंपनी अपने ऊपर के कर्मचारियों को पीएफ और ग्रेच्युटी की सुविधाएं कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर देती है, अलग अलग कंपनी के अपने अपने नियमों पर आधारित है। यानी आप ये कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी में अग्निवीर कोई नई बात नहीं है, पहले से मौजूद है। मतलब सरकारी नौकरी, निजी कंपनियों में तो अग्निवीर पहले से कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमें सरकारी नौकरियों में भी, सेना में ये अग्निवीरों की भर्ती पे अचरज हो रहा है। हमको लग रहा है कि सरकार के रोजगारों का कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन हो रहा है, तो ये भी नई बात नहीं है। ये जो मॉडल है इस जो सेना पर अब लागू हो रहा है या सेना पर अब आया है, इसके हमें भीतर तह में जाकर देखना होगा। यहाँ भी हमारे पास सरकार के आंकड़े में बताते हैं। पिछले 3-4 सालों में अगर आप सरकारी नौकरियों के पूरे स्ट्रक्चर को देखें तो निचले स्तर और CND पदों पर अस्थायी भर्ती की एक तरह से झड़ी लगी हुई है। ज़्यादातर जगह अस्थायी नौकरियां दी जा रही हैं। संसद को सरकार ने बताया, और ये जानकारी सबके लिए जानना ज़रूरी है कि सरकार ने खुद बताया कि वो क्या कर रही है। इसके तार आप जैसे चाहें वैसे अग्निवीर की भर्तियों से या बाकी चीज़ों से जोड़ सकते हैं। संसद ने बताया कि पिछले 8 साल में 22 करोड़ लोगों ने सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन किया, जिसमें से करीब 7.5 लाख लोगों को नौकरियाँ मिली, 7.55 लाख लोगों को नौकरियाँ मिली। यानी जितने लोगों ने आवेदन किया था शुभम, उसमें 4 आंध्र प्रदेश के बराबर आबादी थी। और
या मान लें उत्तर प्रदेश के बराबर की आबादी, इतने लोगों ने 8 साल में नौकरियों के लिए आवेदन किया रोजगारों में, और उसमें से बहुत कम लोगों को रोजगार मिला। ऐसा क्यों हुआ, उसकी वजह श्रम और रोजगार मंत्रालय ने लोकसभा में दिए हुए एक जवाब में बताया था, और वो जवाब हमारे लिए जानना जरूरी है कि सरकारी नौकरियों की परिस्थिति क्यों स्थायी से कॉन्ट्रेक्चुअल की तरफ और कैसे जा रही। 2020-21 में केंद्र सरकार और केंद्र सरकार की कंपनियों में, यानी उपक्रमों में, एंटरप्राइजेज में 24.30 लाख कर्मचारी, करिए 24.30 लाख कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर थे। 2019-20 में इनकी संख्या 13 लाख थी, यानी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट लगभग 2 गुने के बराबर बढ़ गया, ये सरकार ने बताया। एक साल में ये नंबर 2 गुना हो गया। जैसे हमने शुरुआत में कहा कि पिछले 3-4 साल में निचले पदों पर सी और डी पर ज़्यादातर भर्तियों की संख्या अस्थायी तौर पर दिखाई दी है। इन केंद्र कर्मचारियों के लिए एक नया नियम शब्द इस्तेमाल किया गया। इन्हें मल्टीटास्किंग स्टाफ कहा जाता है, जो बहुत सारे काम करते हैं। छठे वेतन आयोग ने सरकार को ये सिफारिश दी थी कि ग्रुप और सीडी को मिलाकर एक मल्टीटास्किंग ग्रुप बनाया जाए, जिसमें जिन लोगों की भर्ती की जाती है जो कई सारे काम कर सकें। केंद्र सरकार का पब्लिक एंटरप्राइज सर्वे केंद्र सरकार में अस्थायी कर्मचारियों की संख्या बढ़ने की भी ताकीद करता है। यहाँ से भी हमको एक आंकड़ा मिलता है जो हम आपके सामने लेके आते हैं। 2016 में कैजुअल कर्मचारियों की संख्या केंद्रीय कंपनियों में 2.6 लाख थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं। 2020 में बढ़कर 5 लाख हो गई, यानी यहाँ भी कैजुअल एम्प्लॉयमेंट 2 गुना हो गया। इसी दौरान इन सरकारी उपक्रमों की संख्या में करीब 25% की कमी आई। हालांकि इसमें कुछ कंपनियां डिसइन्वेस्ट हुई हैं, कुछ कंपनियां बिकी हैं, कुछ कंपनियां बीमार हैं, कुछ बंद हैं। राज्य सरकारें भी अनुबंध पर कर्मचारी रख रही हैं, जब केंद्र सरकार रख रही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, इसमें आपको, अगर आप करीब से क्षेत्रीय अखबारों को देखें तो आपको आए दिन किसी न किसी राज्य में कर्मचारियों को स्थायी किए जाने के, नौकरी देने के, नौकरी से अचानक हटा दिए जाने के, थोड़े समय तक काम में रखकर सरकारी नौकरी से अलग किए जाने के आंदोलन दिखाई देते रहेंगे। हर राज्य में आपको दिखेगा कि सरकार की सेवा के ही लोग सरकारी नौकरियों में स्थायी होने के लिए की मांग कर रहे हैं, उसके आंदोलन कर रहे हैं। सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ है गिग इकोनॉमी का। भी हमने देखा कि स्वेच्छा से काम करने वाले लोगों की बात शुरू हो गई है। यह भी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं, कोविड के दौरान ये फिनोमेना और तेज़ी से बढ़ा कि गिग इकोनॉमी तेज़ी से बढ़ रही है। आपको लगता है कि अस्थायी लोग जो लगातार बढ़ रहे हैं उसमें एक इसका भी बड़ा हिस्सा है? ये बहस का चर्चा का विषय है। मुझे लगता है कि इस पर चर्चा देश में होनी चाहिए कि क्या ये गिग इकोनॉमी है वास्तव में, क्योंकि ये बहस हमें कोविड के दौरान दिखी और उसके बाद भी दिखाई दी, यानी कि गिग कर्मी जो स्वेच्छा से कैजुअल काम करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप अंतर्राष्ट्रीय पैमाने से हम देखें, OECD का, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, मैकिन्जी का, तो ज़्यादातर गिग वर्कर एडिशनल इनकम के लिए, अतिरिक्त आय के लिए काम करते हैं, यानी उनकी आय का मुख्य स्रोत कहीं और है, उसके अलावा वो कुछ थोड़ा सा काम करके अतिरिक्त आय के लिए कमाते हैं। या वे लोग हैं, गिग में वो लोग आते हैं जिनकी मौजूदा कमाई पर्याप्त नहीं है, यानी उनके जितने खर्चे उनके हिसाब से अगर उनको मौजूदा इनकम नहीं मिल रही तो वो अपने काम का अतिरिक्त समय देकर कुछ अलग काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो अभी फॉर्मल जॉब्स का ही मार्केट नहीं बना है, तो आप गिग जॉब्स का मार्केट कैसे तैयार होगा? यहाँ तो जब लोगों के पास एक नौकरी हो तो वो दूसरी और सेकेंडरी नौकरी की तरफ जाएंगे, जो गिग की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिभाषा है। लेकिन अगर मैं मान भी लें कि भारत में गिग इकोनॉमी आई है, भारत में टैक्सी ड्राइवर, उबर या ओला के ड्राइवर या जोमेटो की तरफ से सामान या स्विगी की तरफ सामान डिलीवरी करने वाले लोग एम्प्लॉयड हैं, या वो हालांकि वो एम्प्लॉयड नहीं है क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है, यही उनकी अंतिम जीविका है, तो इसलिए वो ये काम कर रहे हैं, तो भी मान लें, तो क्या ये वास्तव में भारत में अस्थायी रोजगार से भी कम खराब स्थिति नहीं है? गिग प्लस का एक ताज़ा सर्वे आया, जो लीड्स का ताज़ा गिग प्लस सर्वे आया है, जो अभी हमारे सामने आया है, केरा यूनिवर्सिटी और फिनटेक कंपनी कमा लाइफ ने किया है। उसके डेटा हमें बताते हैं कि भारत में अगर आप गिग इकोनॉमी को मान भी लें तो औसत गिग कर्मचारी प्रतिदिन मैक्सिमम 18,000 रुपये कमा रहे हैं, पर महीने 18,000 रुपये। यानी जो उन्होंने सर्वे में पाया कि जो उनकी न्यूनतम ज़रूरतें हैं, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उससे 5,000 रुपये उनके पास से कम पड़ते हैं, यानी उनकी ज़रूरत 23-24,000 रुपये पर महीने की होती, 18,000 रुपये अधिकतम है। ये मैक्सिमम जो गिग वर्कर हैं, चाहे वो आप टैक्सी ड्राइवर को मान लें, अपवाद हो सकते हैं, आपके पास ऐसी कहानियाँ हो सकती हैं, क्योंकि एक टैक्सी ड्राइवर टैक्सी चलाते चलाते करोड़पति बन गया, या एक कोई जोमेटो का डिलीवरी बॉय इतने हो गया। लेकिन बड़ी अर्थव्यवस्थाएं या बड़ी चीज़ें तो बड़ी संख्या में कितने लोगों को लाभ मिलता है इस पर निर्धारित होती हैं, लेकिन इनके पास कोई अधिक बचत नहीं है। ये जो गिग प्लस सर्वे लीड का बताता है अधिकांश लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं।
यह सर्वे जो हम जिस सर्वे को हम कोट कर रहे हैं शुभम, ये दिसंबर 2021 से फरवरी 2022 के बीच में किया गया, जो सबसे ताज़ा सर्वे जो कोविड के बाद हमें बताता है। तो अगर मान लें कि गिग इकॉनमी आगे बढ़ रही, तो गिग इकॉनमी में तो सामान्य स्थायी रोजगारों से भी कम कमाई है, उससे भी कम वेतन है, हित, बाकी सुविधाएं और सुरक्षा और भविष्य की सुरक्षा के सवाल तो बिल्कुल अलग हैं। अब कंपनियां और सरकारें स्थायी नौकरियां क्यों नहीं देना चाहती? इसलिए शायद नहीं देना चाहती क्योंकि स्थायी नौकरियों में सेवा बनाए रखने की, सेवानिवृत्ति के लाभों की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए और उसकी एक और वजह में दिखाई देती कि कंपनियां अपने कारोबार में उतार चढ़ाव को लेकर बहुत सशंकित रहती हैं। उनको लगता है कभी भी, जैसे आप स्टार्टअप इकोनॉमी में देख लीजिए या बाकी चीज़ों में देख लीजिए, तो इसलिए वो अपना वेतन बिल सीमित रखना चाहती हैं। हमने कोविड के दौरान ये देखा कि जहाँ जैसे ही कोविड के दौरान लॉकडाउन हुआ और नुकसान कंपनियों को होना शुरू हुआ, सबसे पहले उन्होंने अपने लेबर बिल्स में कटौती की, अपने एम्प्लॉयमेंट बजट्स में कटौती की, जिस पर हम एक बार एक इकोनॉमिका में विस्तार से आंकड़ों के साथ चर्चा कर चुके हैं कि कंपनियों ने सबसे ज़्यादा खर्च में कटौती की, जॉब्स के खर्च में कटौती हुई। अब इसलिए कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था को ज़्यादा प्रेफर किया जा सकता है। सरकार की चुनौती दूसरी तरफ है। निजी कंपनियां इसलिए नहीं देना चाहती कि उनको पता है कि कारोबार में उतार चढ़ाव के दौरान उनकी लागतें बढ़ेंगी, क्योंकि बाकी लागतें बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए वो अपनी लेबर लागत को जहां वो कम कर सकती हैं वो करती हैं। पेट्रोल डीजल की लागत कंपनी नहीं कम कर सकती, जीएसटी तो उसे पे करना पड़ेगा। बिजली की लागत कम नहीं कर सकती, ज़मीन के रजिस्ट्रेशन के टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। तो भारत में कारोबार करने की लागत इतनी ज़्यादा है कि बाकी लागतों की सारी जिम्मेदारी, सहने की जिम्मेदारी लेबर पर आती है, कर्मचारी पर आती है, और वहीं पर बजट में सबसे ज़्यादा कटौती दिखती है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो सरकारें अपने हाथ से नियंत्रित करती हैं। सरकार की चुनौती यह है, आप उसे चाहे किसी भी नज़रिए से देखने की शुरू करें, चाहे आप रक्षा की तरफ से देखें या सरकारी नौकरियों में बढ़ते अस्थायीकरण, कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन को देखें, सरकार के पास बेतहाशा खर्च है, फालतू का कर्ज बहुत ज़्यादा है। अधिकांश स्कीमों का जो डिलीवरी रेट है वो 20%, 25%, 30% से ज़्यादा नहीं, जिनके लिए वो पैसा दिया जाता है उनके पास पहुंचता नहीं है। तो स्थायी नौकरियों में सेवानिवृत्ति के लाभ की गारंटी थी। अब तो सरकारी कर्मचारी भी पेंशन अपनी बचत से जुटाते हैं, नई पेंशन स्कीम में पुराने वाला पेंशन स्कीम भी खत्म हो चुका है। अब सरकारों को पेंशन भी की भी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अब जब उनके बजट से इस बात के लिए उन्हें बाध्य कर रहे हैं कि उन्हें स्थायी नौकरियां न देनी पड़े, तो हमें दोनों प्रमुख एम्प्लॉयमेंट मार्केट्स में, एक एम्प्लॉयमेंट मार्केट है प्राइवेट सेक्टर का और दूसरा गवर्नमेंट सेक्टर का जो छोटा एम्प्लॉयमेंट मार्केट है, दोनों जगह हमें ये पूरी तस्वीर ही बदलती दिखाई दे रही रोजगार के बाजारों की। जो लाखों लोग एप्लीकेशन भेजते हैं या सरकारी नौकरियों का इंतजार करते हैं, उन्हें ये उनके लिए ये तथ्य महत्वपूर्ण है जानना। सर, आपको फिर भविष्य आगे क्या दिखता है? ये तो अब दो धड़े में बट गया बाजार, आपने क्लियर कर दी पूरी पिक्चर। भविष्य क्या दिखता है? थोड़ा चिंताजनक है, और ये भारत के रोजगार बाजार की दृष्टि से मुझे लगता है कि भारत में उतनी ना तो चर्चा होती है। लोग बाहर जितनी चीज़ें महसूस करते हैं, सरकारें उतनी संवेदनशील नहीं, उतनी चर्चा नहीं करती। भारत का एम्प्लॉयमेंट बाजार, जिसमें शुरुआत में कहा था ना कि शेक्सपियर और सोफोक्लिस की जब आयरनी पढ़ाई जाती है तो उसके साथ ट्रेजेडी भी पढ़ाई जाती है। तो भारत का शेयर बाजार ट्रेजेडी भी है और आयरनी भी है। ट्रेजेडी ये है कि नौकरियां नहीं, और आयरनी है कि जो हैं वो भी कॉन्ट्रैक्चुअलाइज हो रही हैं। आयरनी ये है कि जब निजी और सरकारी प्रतिष्ठानों में नौकरियां, स्थायी नौकरियां कम होती चली जाएंगी, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज बढ़ते चले जाएंगे, तो हमेशा रोजगार करने वाले व्यक्ति के दिमाग में हमेशा एक रिस्क रहेगा जॉब जाने का। तो हमेशा वो जॉब सिक्योरिटी के रिस्क में पूरा कैरियर अपना बिताएगा। ऐसी स्थिति में हम भारत में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो कि छद्म बेरोजगारी है, जो कि स्यूडो अनएम्प्लॉयमेंट है, उसकी तरफ देखेंगे। तो अगर आप ध्यान से शुभम देखिएगा कि अगले 3 या 4 साल में भारत में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी हो जाएगी। क्योंकि लोग अब फिर जो भी कर सकेंगे, वो चाहे भले ही वो छोटा सा काम कर सकें, वो करेंगे। और इसका क्योंकि जब बेरोजगार और स्थायी पदों से बाहर हो जाएंगे लोग, तो वो क्या करेंगे? वो किसी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जैसी चीज़ों में जाएंगे, जबकि कुछ ऐसा काम करने की कोशिश करेंगे जिससे उनकी जीविका चलती रहे। और इसलिए आज भी भारत में कामगारों में हर दूसरा व्यक्ति सेल्फ एम्प्लॉयड है। हर दूसरा व्यक्ति जो है, उसे
ना तो निजी क्षेत्र का बाजार और ना सरकार रोजगार देती, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर काम कर रहा है। और हम फिर बता रहे हैं कि स्वरोजगारी भारत का सबसे अंधेरा कोना है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भारत का सबसे अंधा कोना है। यह भारत की सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी है और जिसकी पहली पैमाइश हमें 2017-18 के बाद ही पता चली थी। तब तक तो लेबर के पहले के लेबर सर्वे भारत में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में गिनते भी नहीं थे। 2017-18 के बाद हमें पता चलती थी। सेल्फ लेबर फोर्स ने बताया कि 80% स्वरोजगार करने वाले लोग, जिन्हें आप फैशनेबली गिग भी कह सकते हैं, जिनके बारे में हमने बताया, लेबर सर्वे ने बताया कि 80% सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले लोग 15,000 रुपये महीने से कम कमाते हैं। बड़ी संख्या में स्वरोजगारी 6 से 7,000 रुपये महीने से ज़्यादा नहीं कमाते। गिग में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी भी तनख्वाहें इससे ज़्यादा ऊपर है, उनकी कमाई इनसे ऊपर नहीं है। समस्या शुभम स्वरोजगार के कारण आज की नहीं है, आज हमारी चिंताएं कुछ और फर्क हो सकती हैं। समस्या हमेशा बाद की होती है। जॉब मार्केट हमेशा आने वाली पीढ़ी को 10 साल बाद प्रभावित करता है, क्योंकि आज के कामगार अगर उन्हें बेहतर वेतन मिलेगा, उन्हें अपने भविष्य के लिए बचत करने का मौका मिलेगा, तो वो जो बचत करते हैं वो भविष्य में देश की अर्थव्यवस्था के काम आती है। हम जो आज बचा रहे हैं, चाहे वो प्रोविडेंट फंड में हो या बैंक्स में हो या इंश्योरेंस में हो, ये सारे फंड्स फाइनली गवर्नमेंट के पास जाते हैं और सरकार को कम कर्ज लेना पड़ता है बाहर से, बैंकों से। यही बचत बाद में चैनलाइज होकर बाकी चीज़ों में या देश के बाकी ज़रूरी चीज़ों में काम आती है। लेकिन अच्छी नौकरियां, स्थायी रोजगार तो नहीं थे। कमाने खाने लायक काम किसी को भी मिल जाएगा स्वरोजगार में, भले ही वो उसका कंजम्पशन लेवल नहीं बढ़ेगा। भारत की एक बड़ी आबादी मध्य वर्ग के दायरे में आने में लंबा समय लगाएगी, लेकिन रोजगार परिदृश्य जिस तरह से बदल रहा है, उसके बाद कामगारों और अर्थव्यवस्था के पास भविष्य के लिए बचत होगी कि नहीं होगी, हमारी फिनेंशियल सेविंग्स कहाँ खड़ी होंगी, क्या लोगों के पास इतना पैसा होगा कि वो इतनी कम तनख्वाह में गुजारा करने के बाद अपने भविष्य के लिए बचा सकें। और जब वो सामूहिक रूप से अपने भविष्य के लिए बचाएंगे तभी वो देश के भविष्य के लिए बचत होगी। और ये आंकड़ा आप भारत की फिनेंशियल सेविंग्स के लगातार गिरावट जीडीपी की रोशनी में दिख रही हो या ओवरऑल फिनेंशियल सेविंग्स की गिरावट हमें ये बता रही। तो रोजगार बाजार का परिदृश्य अभी आपको राजनीतिक विवाद में उलझा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अगले 8 से 10 साल बाद, 7 साल बाद हमें भारत के बचत परिदृश्य पे इसका सीधा असर दिखाई देगा। तो इसलिए ज़रूरत तो यह है कि रोजगार की चर्चा, रोजगार के परक नीतियों पर बातचीत, मुझे लगता है केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के चिंताओं में, चर्चाओं में केंद्रीय होनी चाहिए। पर ये तो हाशिए पर भी नहीं। ये बड़ी चिंता इस बात की है कि रोजगार की चर्चाएं जो हैं वो केंद्र में नहीं हैं। सर, अब अर्थात के बाद समय है सवाल जवाबों का। पहला सवाल विष्णु संदेशा जी का है। वो कह रहे हैं कि अगर भारत में मंदी आती है तो क्या भारत के बैंकों की वित्तीय स्थिति इतनी मजबूत है कि मंदी सह जाए? भारत के सरकारी बैंकों ने अभी 2 दबाव उनके सामने है। एक दबाव उनके सामने ये है कि जो उन्होंने कोविड के दौरान कर्ज दिए थे, उनकी रिकवरी टलने का या उनके भुगतान ना होने का रिस्क उनके सामने दिखाई दे रहा है। तो रिजर्व बैंक का भी अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि वैसे तो भारतीय बैंकों के एनपीए गिरे हैं, लेकिन आने वाले समय में वो बढ़ सकते हैं। पर मोटे तौर पर चूंकि भारत के बैंक सरकार से फिनांस्ड होते हैं, गवर्नमेंट लगातार एक कोशिश कर रही है कि इनका मर्जर करें या इनका डाइवेस्टमेंट करें, तो मंदी से सामान्य रूप से भारत में बैंकिंग व्यवस्था पर उतना असर नहीं पड़ता जितना असर हमें यूरोप और अमेरिका पर दिखाई देता है, क्योंकि भारत के अधिकांश कारोबार एक्सपोज्ड नहीं है क्रेडिट में, और जो क्रेडिट एक्सपोजर वाले कारोबार हैं वो छोटे हैं, लेकिन वो जितना कर्ज उनमें डूबता है वो बैंकों के लिए चुनौती के लिए बनने के लिए पर्याप्त है। पर भारतीय बैंकिंग की तस्वीर कोविड के बाद के अगले 3-4 महीनों में थोड़ी सी बेहतर हुई है, एनपीए कम होने के कारण, और इसके अलावा सरकार की तरफ से जो कोशिश की गई थी कैपिटल इन्फ्यूजन की, उसको लेकर। हालांकि ये एनपीए भी जो कम हुए हैं इसमें बड़ा हिस्सा राइट ऑफ्स की वजह से कम हुए। सर, अगला सवाल वेद प्रकाश जी का है। वो कह रहे हैं कि चीन के पास दुनिया का सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है। चीन ने केवल कुछ दशकों में ऐसा कैसे कर लिया और भारत इसके लिए क्या करे विदेशी मुद्रा भंडार बड़ा करने के लिए? ये तो लंबा सवाल है, इस पर तो विस्तार से चर्चा करनी होगी। इसका उत्तर हम संक्षेप में देना, इस सवाल की गंभीरता गरिमा के साथ अन्याय होगा शुभम। चीन ने 10 साल में अपने आप को एग्रीकल्चर बेस्ड अर्थव्यवस्था से निकालकर दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बना दिया, फिर इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के साथ दुनिया की सबसे फ्रंटल टेक्नोलॉजी इकोनॉमी बना दिया, दुनिया की सबसे अच्छी तकनीकें बनाने वाली कंपनी में बना दिया, और अब चाइना अपने आप को दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने की तरफ बढ़ रहा है। लंबा सफ़र है, चीन ने काफ़ी कुछ चीज़ें बदली, भारत में कुछ चीज़ें हो पाई, कुछ नहीं हो पाई।
किसी समय हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हालांकि हम अपने कार्यक्रमों में अलग अलग तरीके से चीन और भारत की तुलना के संदर्भ लाते रहते हैं कि चीन में कौन सी चीज़ें किस तरह से हुई हैं, लेकिन हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे कि चीन की इस ग्रोथ के पीछे की वास्तविक कहानी क्या है। बिल्कुल। अब पारी सर इनकम वाली बात की। इनकम में आज आप मनी9 का कौन सा ऐसा शो बताने वाले हैं जो देखना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारी इनकम सहेजी जा सकती है? शुभम, जैसे हमने कहा कि मनी9 के ऐप पर आपको वो शो मिल रहे हैं जो शो आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं, जानना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ आपके लिए वित्तीय बाज़ारों में, या वित्तीय बाज़ार छोड़ भी दें, आपके पास बैंक में भी बचत है, तो ये जानना ज़रूरी है कि सबसे पहले वो बचत सुरक्षित कैसे रहे, आपको कोई ठग ना ले, आपका कोई नुकसान ना पहुंचा दे। रिस्क का कवरेज पूरे फिनेंशियल सिस्टम का फंडामेंटल है। पहले आप अपना जोखिम कम करते हैं, फिर कमाई शुरू होती है। हम और ये जोखिम आपके पैसे पर, धन पर, आपकी बचत पर निगाह लगाए लोगों की बहुत बड़ी संख्या है। एक फेक कॉल आपका खाता खाली कर सकती है। एक गलत ऑप्शन ट्रेडिंग का ऐप आपके मोबाइल में पहुंचकर न केवल आपका डेटा चुरा लेगा, बल्कि आपकी बचत निकाल कर आपको बाजार में उंगलियां जलाने पे मजबूर कर देगा। तो इसे लेकर हम आते हैं एक शो जिसका नाम है जागते रहो। जागते रहो शो अपने तरीके का पहला शो है। पूरे किसी भी टीवी चैनल, किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं भी आपको इस तरीके का शो नहीं मिलेगा जो हर सप्ताह आपको ये बताता है, और एक नहीं 3 बार शायद ये शो, 2 बार सप्ताह में ये आपको ये शो बताता है कि आपके किन जोखिमों से आपको बचना ज़रूरी है और कहाँ कहाँ क्या क्या ऐसा हो रहा है जो रिस्क, जो जिससे आपके लिए रिस्क आ सकता है। बिल्कुल। प्रियंका संभव ये शो लेकर आती हैं। देश के सारे जाने माने चेहरे इस शो में बैठते हैं, बताते हैं आपको कि आसपास चल रहे फ्रॉड, धोखाधड़ी से आप खुद को कैसे सचेत करें, कैसे आप सजग रहें, कैसे आप जागरूक रहें और अपनी बचत को, अपने निवेश को सहेज के रख सकें। सर, अब बात किस्सों के सिक्के की। वहाँ कौन सा किस्सा है इस बार? हमने पिछली बार संभावित .com बबल की और अमेरिका और भारतीय बाज़ारों में टेक कंपनियों या स्टार्टअप कंपनियों का जो मेल्टडाउन हमने देखा, नेस्डैक में गिरावट था, उसके भीतर जाकर समझने की कोशिश की थी। और हमने जानने की कोशिश की थी कि आखिर बाज़ार में तकनीकी कंपनियों के साथ अचानक ये हो क्या रहा है। और वहाँ हमने आपको .com बबल का संदर्भ दिया था और बताया था। वहाँ हमने एक ट्रक कंपनी का संदर्भ दिया था, निकोला का ना। इस बार के किस्सों के सिक्के में हम आपको उस बबल की कहानी बताएंगे कि दरअसल उस समय 1998-99 से लेकर 2000 तक क्या हुआ था। और वो कहानी आपको आज की कहानी के माध्यम से पता चलेगी, उस निकोला ट्रक की कहानी से, जिसने पिछले 3 साल में अमेरिका के बाजार में ट्रकर्स का एलन मस्क होने जैसी संभावनाएं पैदा कर दी थी। एक कंपनी जिसने हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक बनाने का दावा किया, ट्रक को चलाकर दिखा दिया एक पहाड़ से और इसके आधार पर भारी निवेश एकत्र किया, आईपीओ लेकर आई और अंततः ये सारा बबल फूट गया। इसके साथ हम आपको बताएंगे कि तकनीकी कंपनियों के वैल्यूएशन के सवाल हमेशा क्यों बड़े होते हैं और .com बबल में क्या हुआ था। .com बबल का वो किस्सा जो शायद अभी तक आपने नहीं सुना होगा। बिल्कुल। तो इस बार .com बबल का किस्सा आपको किस्सों के सिक्के में जानने को मिलेगा। इकोनॉमिकम में इतना ही। अगले रविवार सुबह 11:15 बजे फिर से मुलाकात होगी यूट्यूब पे। और अगर आप पहले मुलाकात करना चाहते हैं तो मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए मनी9 का, क्योंकि वहाँ मैं और अंशुमान जी इकोनॉमिकम पहले लेकर पहुँच जाते हैं। आज के शो में फिलहाल इतना ही। बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए। सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। नई अर्थात की किस्त का मुझे भी इंतजार रहेगा, दर्शकों को भी इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।